ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर कोटा से है। कोटा के डीएफओ कार्यालय में हंगामा मामला। राजावत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नयापुरा थाना पुलिस ने राजावत को गिरफ्तार किया था। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया गया था। देर रात समर्थकों ने इसके बाद जमकर हंगामा और नारेबाजी की थी। ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब थाने के बाहर यहाँ पर भवानी सिंह राजावत के समर्थक पहुंचे और जमकर हंगामा किया। भारी पुलिस जाब्ता छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस थाने को भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया था। आज कोर्ट में भवानी सिंह राजावत को पेश किया जाएगा। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद बवाल हुआ था और आज राजावत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कह रहे हो कि राजनीति की वजह से झूठा मुझे फंसाया जा रहा है। इससे पहले अस्पताल में भी उन्हें भर्ती करवाया गया है। तबीयत नासाज होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसके बाद अब उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। भवानी सिंह राजावत पूर्व विधायक गिरफ्तार। कह रहे हैं राजनीति की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। डीएफओ कार्यालय में हंगामा हुआ था, जिसके बाद नयापुरा थाना पुलिस ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार कर लिया था और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले देर रात उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जिस वजह से हंगामा हुआ, जिस वजह से डीएफओ कार्यालय में हंगामा हुआ। फिर समर्थक नाराज़ हुए, वो सड़कों पर उतर आए और आज इसके बाद भवानी सिंह राजावत को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। अब उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाना है। विषय था तो उसके संबंध में वो धरना देने आए थे। क्या क्या वजह है कि वहाँ सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है या पेच वर्क नहीं हो पा रही? नहीं, सड़क तो ऑलरेडी है, तो उसमें पैच वर्क का था, तो हमारे स्टाफ ने रोका उसको, पैच वर्क को। और लेकिन वहाँ पे इन्होंने रोड जाम भी किया, 200-300 लोग इकट्ठे भी हुए और कई बार फ़ोन भी किए। फिर यहाँ भी ये लोग धरना देने आए। तो मैंने यही कहा कि भाई आप जो भी करना है आप नियम से करो। तो अभी ये लोग नियम से करेंगे। जो अगर समाज हित में, देश हित में कोई काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उन्होंने कोई किसी के लिए नहीं करा। नवरात्र में माता जी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर रहे थे, उनके लिए बाड़ेबंदी जो उन्होंने हटाई, उन्होंने ना तो डीएफओ से कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक यूँ कहा कि आप यहाँ से हमें रास्ता दीजिए। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आज कोर्ट में पेश किया जाना है राजावत को, अपडेट क्या पूरे मामले पर? जी, क्योंकि राजावत को फिलहाल एमबीएस अस्पताल के कॉटेज वार्ड में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य और उसकी उम्र को देखते हुए कुछ जो उनके समर्थकों रात को इस तरह की डिमांड थी। थोड़ी देर बाद में उनका मेडिकल करवाने के बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का भारी जाब्ता एमबीएस अस्पताल परिसर में, ब्लैक कमांडो, आरएससी के जवान, पुलिस का जवान, कई एसएचओ वहां मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई समर्थक हा उल्ला नहीं कर सके, हंगामा नहीं कर सकते, प्रदर्शन जैसी सिचुएशन न बने। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी ही दूरी है, तो कुछ ही देर में बाद में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो पूरा रात वाला जो पूरा मामला है उसमें फिलहाल बवाल मचा हुआ है और गंभीर धाराओं में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया था। जी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ओम प्रकाश संक्षिप्त में मामला बताइए, मामला क्या हुआ था? किसी सड़क निर्माण में आपत्ति जताने पर डीएफओ कार्यालय में जाकर पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और उनके समर्थकों ने हंगामा किया और वहां एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक चाटा लगा रहे थे उस डीएफओ के। हालांकि उनका कहना है कि एक सामान्य तरीका था, इस तरह का कोई नहीं, लेकिन डीएफओ को द्वारा उस मामले में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाने के बाद नयापुरा थाना पुलिस ने देर रात इनको गिरफ्तार कर लिया उनके समर्थकों के साथ। काफी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करने के बाद आज इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। जी, लेकिन ये वीडियो वही है ओम प्रकाश जो हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने जो भेजा है हमें। भवानी सिंह राजावत डीएफओ के गाल पर हाथ लगाते हैं और डीएफओ मुस्कुरा रहे हैं और फिर वो जाकर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवा देते हैं। जी, ये वही वीडियो है
और उनके अगर समर्थकों का आपको ये समस्या थी तो आपको उसी वक्त विरोध करना चाहिए था। जी, कुछ जो डीएफओ से मिलने जुलने वाले लोगों का कहना है कि उस समय पुलिस का जाब्ता मौजूद नहीं था, इसलिए शायद वो खुल के बोल नहीं सके, उनके समर्थकों से भिड़ नहीं पाए और फिर कानूनी दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया। हालांकि विधायक के समर्थकों का समर्थकों कहना से है भिड़ नहीं पाए मतलब समझा नहीं मैं, क्या भवानी सिंह राजावत वहाँ गुंडागर्दी करने गए थे, वो तो बात उनका करने तो गए थे? अगर उन्होंने गाल पर हाथ लगाया, डीएफओ साहब को अगर आपत्ति थी तो उस वक्त आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थी। आप उस वक्त मुस्कुराते हो फिर जाकर थाने में मामला दर्ज करवा देते हैं गंभीर धाराओं में। न केवल वो मुस्कुराए बल्कि अपनी सीट छोड़कर उनको सीट देने की बात कही। विनम्रता से उन्होंने बात की कि दोनों तरफ से उस समय शांति का माहौल था, हंसी मजाक का माहौल कहा जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के करीब 28,000 सरकारी कर्मचारी गरीब के पेट पर डाका डाल रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी नौकरी के बाद भी राशन में मिलने वाला फ्री का गेहूं ले रहे हैं। ये खुलासा राशन कार्ड की मैपिंग अभियान के दौरान हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। जरूरतमंदों को राज्य सरकार कम कीमत पर अनाज देती है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए, लेकिन अफसोस सरकारी कर्मचारी गरीबों के हक पर डाका डालकर उनके हिस्से का अनाज डकार रहे हैं। राशन कार्ड की मैपिंग अभियान में खुलासा हुआ है कि 27,911 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और राशन का सस्ता गेहूं भी ले रहे हैं। फील्ड सर्वे में जब हमारे डाटा फाइनल हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही इस योजना को मूर्त रूप मिलना है, तो उस समय ये पता लगा कि लगभग 28,000 सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस के डेटाबेस में हैं, आरजीएचएस के डेटाबेस में वही कर्मचारी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो डेफिनेटली वो सरकारी नौकरी में हैं। तो इस तरह के 28,000 लोगों के नाम आधार की वजह से, जन आधार की वजह से कॉमन नाम में आ गए हैं। यानी कि एक तरह से ये साबित हुआ है कि इतनी संख्या में सरकारी अधिकारी जो हैं या कर्मचारी हैं वो राशन का सस्ता गेहूं ले रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। विभाग अब इन कर्मचारियों से वसूली की तैयारी कर रहा है। 28,000 सरकारी कर्मचारी डकार रहे राशन। जयपुर में 3,379 परिवार, अलवर में 3,200, वहीं 15,000 परिवार अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर और डूंगरपुर से हैं। इन कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के हिसाब से वसूली की जाएगी। वहीं विभाग ने इन सरकारी कार्मिकों के परिवारों के राशन कार्डों को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो ये 28,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं, इनसे भी 25 से 30 करोड़ रुपए की वसूली करने की संभावना है। 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इनसे वसूली की जाएगी। इससे पहले भी इस प्रकार की वसूली अभियान में ऐसे कुल 83,130 सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया गया था, जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ लिया जा रहा था। इनमें से 65,499 कार्मिकों से 80 करोड़ 50 लाख की वसूली अब तक की जा चुकी है। जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जेब पर एक बार फिर आपके बोझ डाल दिया है। नेशनल हाईवे का सफ़र अब महंगा हो गया है। देर रात से 4 लेन पर सफ़र करना आपके लिए अब महंगा हो गया है। आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी, टैक्स ज़्यादा देना होगा। पेट्रोल डीजल के बाद टोल टैक्स भी बढ़ गया है। नेशनल हाईवे ने, NHAI ने इसका टोल टैक्स बढ़ा दिया है। टोल टैक्स में 10 रुपये से 65 रुपये तक का इजाफा किया गया है। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पहले पेट्रोल डीजल, अब नेशनल हाईवे का सफ़र, टैक्स की मार, टैक्स का बोझ दबता इंसान। क्या कह रहे हैं श्रीगंगानगर के लोग? अब बचने के कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं लोग, परेशानी बता रहे हैं आपको।
देखिए सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं कि न केवल प्रदेश का बल्कि देश में यदि सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहीं खरीदना पड़ता है तो श्री गंगानगर वासियों को ही खरीदना पड़ता है। और आज 1 अप्रैल से जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल की जो दरों में इजाफा किया है उससे उपभोक्ता खासे निराश है, खासतौर से वाहन चालक, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से पहले ही परेशान थे। लेकिन आज जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल की दरों में बढ़ोतरी की है 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक, उससे निश्चित तौर से उपभोक्ता खासे परेशान है। अभी हम श्री गंगानगर के नेशनल हाईवे नंबर 62 पर ही मौजूद है और ये एक नित्य वाला टोल प्लाजा है जहां पर हम देख सकते हैं कि ठीक है टोल पर वाहन चालकों की कतारें लगी हुई है। और आज जिस तरह से देर रात 12 बजे जो टोल की दरों में बढ़ोतरी की गई है उसके बाद से इससे उपभोक्ता अभी बिल्कुल निश्चित तौर पर निराश होंगे। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आज रात से टोल की दरें बढ़ गई हैं। पेट्रोल डीजल तो महंगा था ही था, अब टोल की दरें भी महंगी हो गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमें तो आपने बताया जी महंगी हो गई है। महंगी हो गई, आपको पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला। अब हमने बताया तो अब क्या रिएक्शन है आपका? अब क्या करे, लूट मचा रखी है। हाँ, क्योंकि गंगानगर में पेट्रोल डीजल तो देश में सबसे महंगा है ही है, अब टोल भी महंगा हो गया। ये राजस्थान में सबसे महंगा यही है अपने। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहें, सरकार सुनती नहीं है। सरकार सुनती नहीं है। अब 2023 में सुनाएंगे इनको। हाँ सुबह जी, आप सुन पा रहे हैं कि लोगों का क्या फीडबैक है। वाहन चालक खासे परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो टोल मैनेजर है दीपक जी, अच्छा है कि आप महसूस करना बंद कर दीजिए महंगाई को, आप ध्यान ही मत दीजिए उस तरफ, तो आपको दर्द थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, शायद श्री गंगानगर वासियों के लिए तो कम से कम यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर जिले वासियों को खरीदना पड़ रहा है। और हम अक्सर जब उनसे बात करते हैं किसी भी मसले पर, चाहे टोल बढ़ोतरी को लेकर बात करें या पेट्रोल डीजल के साथ साथ महंगाई को लेकर बात करें, तो श्री गंगानगर वासियों का रिस्पॉन्स अब काफी नेगेटिव आने लगा है। उन्होंने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। हमारे साथ टोल मैनेजर है, मिनी से बात करते हैं। आप बताएं कि किस किस कैटेगरी में कितनी रेटें बढ़ी हैं आज दीपक जी? कार पर 10 रुपए बढ़े हुए हैं, एलसीवी पर 10 रुपए बढ़े हुए हैं और बस और ट्रक पर 25 रुपए बढ़े हुए हैं। ये लागू हुई है रेटें आज से? शुक्रिया अशोक, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बात करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनेस्को टीम का पिंक सिटी दौरा। यूनेस्को टीम पिंक सिटी दौरे पर है। 4 दीवारी क्षेत्र में इस वक्त विजिट उनकी चल रही है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल है 4 दीवारी इलाका, परकोटा भी जिसे कहा जाता है। निरीक्षण के लिए यूनेस्को की टीम यहां पहुंची है। निगम हेरिटेज ने अब इसके लिए बेहद खास इंतजाम किए हैं। जयपुर में यूनेस्को की टीम 4 दीवारी इलाके का, परकोटे का दौरा ये टीम कर रही है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल है परकोटा, और अब इसके निरीक्षण के लिए यूनेस्को की टीम यहां पहुंची है और इस वक्त 4 दीवारी क्षेत्र में उनका विजिट चल रहा है। हमने ये 2 चौकड़ियाँ ली हैं, चौकड़ी मोदीखाना और चौकड़ी विश्वेश्वर जी। आज हम मोदीखाना से शुरू कर रहे हैं। हमने मणिहारों के रास्ते से शुरू किया। हमने इंडिविजुअल एक बिल्डिंग की इन्वेंट्री प्रिपेयर की है, जो हमारे पास अभी प्रिंट में भी है। हम एक्सपर्ट से डिस्कस कर रहे हैं उस बिल्डिंग में क्या स्पेशल है, कितनी ऊंची है, कब बनी, अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसमें कोई हमारे कलाकार अभी भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मणिहारों के रास्ते में मणिहार हैं, तो उसका डेटाबेस हमारे पास है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। उसके अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इशूज़ हैं, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी हैं छोटी, वो सब पूरी रिकॉर्ड हमने की हैं। यूनेस्को की जो टीम थी इसने वार्ड 72 में दौरा किया और इन्होंने हेरिटेज वॉकवे का भी दौरा किया। अब जैसे कि आज ये टीम आई तो हमें कल रात को मालूम किया, हमको कल रात को मालूम चला कि यूनेस्को की टीम हमारे वार्ड में आ रही है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना नहीं थी कि हमारे वार्ड में टीम आ रही है। अब वो लोग यहाँ देखने आए थे कि जो पैसा आ रहा है, जो फंड आ रहा है, वो वार्ड के अंदर कहाँ कहाँ लग रहा है। तो हमने उनको बताया कि वार्ड के अंदर जो आपका पैसा आ रहा है वो व्यर्थ जा रहा है। यहाँ की साफ़ सफाई जो व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। यहाँ की जो सीवर लाइन है सारी डैमेज है, सीवर लाइन ओवरफ्लो होकर के रोड पे चलती है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। सियासी संकट के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कुछ नया करने के लिए राजनीति में आया था, मेरा मकसद हमेशा पाक था। केंद्र सरकार ने
पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफ्स्पा का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का सोनिया ने आरोप लगाया। राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद परिसर में धरना दिया। राहुल ने भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों को लेकर पड़ोसी देशों से तुलना की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बढ़ती महंगाई के लिए सप्लाई चेन और युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है। इसके साथ ही नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज भी कसा। राज्यसभा से आज 72 सदस्य रिटायर हो गए। उनके फेयरवेल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, हमारे राज्यसभा सदस्यों के पास काफी अनुभव है। कई बार अनुभव की ताकत अकादमिक ज्ञान से ज्यादा होती है। लोकसभा में आज भी दौसा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस की गूंज सुनाई दी। दौसा की बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने संसद में राजस्थान सरकार को घेरा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सीएम गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज फिर बड़ी बैठक की। सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का पहला कर्तव्य होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर की गुरुकुल यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कटारिया ने विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े से मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने जा रही है। कल से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी फ्री होंगी। वहीं पीपीपी मोड पर संचालित जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। सीएम गहलोत ने बजट में घोषणा की थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर वो जिला है जो कमाई के मामले में तो बहुत आगे है। पर्यटन और सैन्य गतिविधियों के हिसाब से भी प्रदेश के दूसरे इलाकों से कहीं आगे है, लेकिन सुविधाओं का यहाँ टोटा है और ये सब हो रहा है केंद्र सरकार के सामने जैसलमेर की सही तरीके से पैरवी नहीं होने की वजह से। जैसलमेर की पहचान किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रामदेवरा में आने वाले श्रद्धालुओं से लेकर यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या के साथ साथ सरहद पर डटे सैनिकों से यहां की अहमियत समझी जा सकती है। इन सब की वजह से यहां की कमाई भी कम नहीं, लेकिन जब बात सुविधाओं की होती है तो सब सिफर नजर आता है, खासकर जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर और यहां से आने जाने वाली ट्रेनों को लेकर। बताया जा रहा है कि इस वक्त जैसलमेर में रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए जैसलमेर से जोधपुर तक इलेक्ट्रिक लाइन की जरूरत है। जैसलमेर से जोधपुर तक 2 ट्रैक का संचालन हो, जैसलमेर में वॉशिंग पिट लाइन हो, जोधपुर तक आने वाली ट्रेनों को जैसलमेर तक बढ़ाया जाए, जैसलमेर भाबर रेल लाइन का काम जल्द शुरू हो, जैसलमेर से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हो। जैसलमेर की रफ्तार को गति देने के लिए इन सभी चीजों की शिद्दत से जरूरत है। जैसलमेर जैसे पर्यटन स्थल को एयर कनेक्टिविटी से काटना और रेलवे कनेक्टिविटी से काटना, ये अपने आप में पर्यटन व्यवसाय के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है और एक ये छलावा है। सर, समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि जो रेलवे के थ्रू जो सफर कर रहे हैं लोग, वो आज परेशान हो रहे हैं क्योंकि लंबे सफर की कोई भी ट्रेन यहाँ पे अभी मौजूद नहीं। जैसलमेर की जरूरतें तो बहुत हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सामने जैसलमेर की पैरवी करने वाला कोई नहीं। दरअसल जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा के अंतर्गत आता है और इस वजह से यहाँ के सांसद जैसलमेर की जगह बाड़मेर का मुद्दा उठाते हैं। तो हमारे जो क्षेत्रीय सांसद है, वो क्षेत्रीय सांसद भी इसके बारे में कोई गंभीरता से नहीं रखते हैं, जबकि वो केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उनका ध्यान जैसलमेर की ओर नहीं है। तो इसमें करोड़ों रुपए का जहाँ एक और आर्थिक नुकसान हो रहा है, पहले तो भारत सरकार को, रेलवे को। ठीक से पैरवी नहीं होने की वजह से जैसलमेर की गति को रफ्तार नहीं मिल रही। ऐसे में यहाँ के लोग परेशान हैं
कि उनकी बात आगे बढ़ाएगा कौन। जैसलमेर में सालाना 50 लाख से अधिक श्रद्धालु रामदेवरा दर्शन करने आते हैं, तो वहीं 10 लाख से अधिक पर्यटक जैसलमेर घूमने। और डिफेंस का एरिया होने के कारण कई डिफेंस के कर्मचारी भी ट्रेन के माध्यम से सफर करते थे, लेकिन अब सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब तक यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस अब अपने हरावल दस्तों को सक्रिय कर रही है। कांग्रेस की श्वेत सेना यानी सेवादल भी अब पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं पर घेरने के लिए भी सेवादल मैदान में उतरेगा। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई सेवादल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसकी रणनीति तैयार की गई। सेवादल अब राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। संगठन के कार्यकर्ता आम लोगों तक जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे, साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को भी संगठन आम जनता तक पहुंचाएगा। ये जिस प्रकार से छलावा करके चुनावों से पहले ये गैस और पेट्रोल के भावों पे स्थिरता ला देते हैं और चुनाव खत्म होते ही कभी 60 पैसा कभी 80 पैसे ये बढ़ाते जा रहे हैं, और जिस प्रकार से महंगाई ने आम मध्यम वर्गीय उपभोक्ता की कमर तोड़ दी है। पहले कोरोना की वजह से इनका मिस मैनेजमेंट रहा तो हमारे कई सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में दे दी, जिससे हमारा युवा बेरोजगार हो गया। अब पेट्रोल और गैस के जिस प्रकार से दाम बढ़ाए उससे आम मध्यम वर्गीय उपभोक्ता बिल्कुल सड़क पे आने की नौबत आ गई है, उसके परिवार के मरने की नौबत आ गई। हरियाणा की बेटी जो कि 2.5 महीने पहले ही राजस्थान की बहू बनी है, उसे न्याय की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू कर दी है। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र के लीला की ढाणी पंचायत के सरपंच नरसी मीठड़ी की शादी 16 जनवरी को हरियाणा के हिसार के पास आर्यनगर निवासी सोनिया के साथ हुई थी। सोनिया जब अपने ससुराल आई तो पता चला कि सरकार का नियम है कि दूसरे राज्य में शादी होने के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। राजस्थान और हरियाणा में एक समान कैटेगरी होने के बावजूद उसे एससी का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इसके लिए लड़ाई शुरू कर दी है। सोनिया ने 28 मार्च को अपने पति सरपंच नरसी मीठड़ी, एडवोकेट चंद्रभान नायक, राजेंद्र तोगावास और संपत माहिच के साथ सादुलपुर से पदयात्रा शुरू की है, जो 4 या फिर 5 अप्रैल को जयपुर पहुंचेगी। वहां पर वो अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपेंगी। ये यात्रा झुंझुनू जिला मुख्यालय पर पहुंची, जहां पर पदयात्रा में शामिल सोनिया और अन्य लोगों ने जिला कलेक्टर को अपनी मांग का ज्ञापन दिया। सोनिया का कहना है कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी है, इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हालांकि सोनिया अभी एमएससी की पढ़ाई कर रही है। मेरी यही मांग है कि जो अदर स्टेट से जो लड़कियां ब्याही जाती है राजस्थान में, उनको अपना आरक्षण नहीं मिलता है, और इसलिए ये आरक्षण दिलाने के लिए मैं ये पद यात्रा कर रही हूँ। सादुलपुर से और जयपुर तक मेरी ये पद यात्रा है, जो कि मैं सीएम अशोक गहलोत को ये ज्ञापन दूंगी कि जो ये आरक्षण है, इनका हक है, इनका लाभ है, एससी, एसटी, ओबीसी हमें मिलना चाहिए। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम आज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करेंगे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक 12 मिनट बाद यानी 11 बजे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रेस फ्री एग्जाम का मंत्र देंगे। टोंक के नवोदय विद्यालय में पीएम को पेरेंट्स और टीचर भी सुनेंगे। श्रीगंगानगर के जवाहर नवोदय और केंद्रीय विद्यालय भी संवाद से जुड़ेंगे। झुंझुनू के नवोदय विद्यालय में पीएम को छात्र और टीचर्स सुनेंगे।